कक्षा 9 से 12 के हिंदी विषय पाठ्यक्रम के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में संकलित कविता पतंग, जिसके रचनाकार हैं आलोक धनवा। आलोक धनवा जी का जन्म 1948 में मुंगेर बिहार में हुआ। वे हिंदी के उन बड़े कवियों में हैं जिन्होंने 70 के दशक में कविता को एक नई पहचान दी। अंग्रेजी और रूसी भाषाओं में उनकी कविताओं के अनुवाद भी हुए हैं। 7वें दशक में अपनी कविताओं के साथ धनवा साहित्य के परिदृश्य में आए और उन्होंने समूची हिंदी कविता को ही चौंका दिया। वह समय उनकी कविताओं के प्रभाव से प्रेरित समय बन गया। अगर उनके भाव पक्ष की बात की जाए तो उनकी कविताओं में आम आदमी की जिंदगी का यथार्थ धड़कता है। जन कवि आलोक धनवा नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा पुंज हैं। आलोक धनवा की मान्यता है कि कविता जनमंच से होकर ही अपनी यात्रा पूरी करती है। यहीं से उसे अपनी शक्ति मिलती है। इस जन कवि ने जनता की आवाज में जनता के लिए ही सृजन कार्य किया है। सहज और सुलभ दो शब्दों से ही उनके व्यक्तित्व की पूरी पहचान हो जाती है। हर सार्थक नुक्कड़ नाटक में धनवा उपस्थित रहते हैं और उसे बल भी प्रदान करते हैं। सूरदास, मीरा और कबीर उनके मन के बहुत निकट रहे हैं। बांग्ला के कवि चंडीदास, राम प्रसाद का भी उन पर काफी प्रभाव रहा। रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम की भी कविताएं वे पढ़ा करते थे। मराठी के संत तुकाराम की कविताएं भी वो पढ़ते थे। इसके अलावा प्रेमचंद, शरद चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ ठाकुर के उपन्यासों ने उनके मन को विस्तार दिया। जो वॉल्ट हिटमैन अमेरिका के कवि और लियो टॉल्स्टॉय, गोर्की, हेमिंगवे, सार्त्र, कामू, सिमोन द बुआ, ये सारे जो विदेशी साहित्यकार थे उनसे भी ये काफी प्रभावित रहे हैं। फकरता को अपने साथ बनाए रखने वाले आलोक धनवा बेहद संवेदनशील कवि हैं। उनकी रचनाओं में सार्वजनिक संवेदना, मानव पीड़ा, पीड़ा के खिलाफ विरोध और संघर्ष, ये सब कुछ बड़ा गहराई के साथ उतरता हुआ दिखाई देता है, जो हमें संवेदित ही नहीं करता, आंदोलित भी करता है। अपनी कविताएं के बारे में वो स्वयं कहते हैं, मैं एक इत्तेफाकन कवि हूँ। मुंगेर के एक गांव बेलहिमा में पैदा हुआ जो चारों तरफ पहाड़ों से उतरने वाली छोटी छोटी नदियों से घिरा हुआ है। जब मुंगेर के जिला स्कूल में मुझे दाखिला मिला तो यहाँ भी गंगा से नजदीकी बनी रही। ऐसे प्राकृतिक वातावरण में कविताओं की रचना करना तो सहज और स्वाभाविक बात ही है। उन्होंने कम ही लिखा है, बहुत दिनों तक लिखने को अवकाश भी दे दिया था। उनकी सोच है कि मात्र कविता रचना ही जीवन की अभिव्यक्ति नहीं होती, सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों में जनता के शोषण के खिलाफ हिस्सा लेना भी उसी रचनात्मकता का ही एक हिस्सा है। इसमें भी मुझे कविता के बराबर की सार्थकता महसूस होती है। इनकी जो भाषा है, बड़ी सहज भाषा का इन्होंने कविताओं में प्रयोग किया है और भाषा का प्रयोग सतर्कता के साथ किया है। जिंदगी से निकलकर शब्दों को हम उनकी कविता में बैठते हुए देख सकते हैं और बिंबों और प्रतीकों का ऐसा अनुप्रयोग अनोखा और आंदोलित करने वाला है कि कविता का न केवल लालित्य बढ़ता है बल्कि उसकी भाव प्रवणता में भी इजाफा हो जाता है। इसी तरह की एक कविता है पतंग, जो इनका एकमात्र काव्य संग्रह है, दुनिया रोज बनती है। पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा का एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। बाल क्रियाकलापों व प्रकृति में आए परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना होता है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बालमन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा मिलता है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है और दिशाओं के मृदंग बजते रहते हैं, जहां छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय भी है तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों अर्थात अंधेरे के बाद के शरद उजाले की प्रतीक्षा करते हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं या नहीं? प्रस्तुत है कविता पतंग। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए,
पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। धनवा जी अपनी रचना का आरंभ करते हुए कहते हैं कि बरसात का मौसम विदा हो गया। जिस समय सबसे तेज वर्षा हुआ करती है वह भादो माह भी बीत चुका है। एक नई सुबह आ पहुंची है। लालिमा से युक्त यह कोमल सुबह खरगोश की आंखों जैसी लाल दिखाई देती है। खरगोश स्वयं भी कोमलता का प्रतीक है। वर्षा ऋतु के जाते ही शरद ऋतु आ पहुंची है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे अपनी यात्रा के दौरान समय और अवरोधों के बहुत से पुलों को पार करने के बाद आई है। बरसात के दिनों में बादलों के छाए जाने से जो धूप नरम हुआ करती थी अब ज्यादा प्रखर और चमकदार हो चली है। कवि इस बिंब को प्रस्तुत करने के लिए उसकी तुलना चमकीली साइकिल से कर रहे हैं। मानो कोई बच्चा अपनी नई रंग बिरंगी चमकदार साइकिल की घंटी को उत्साह के साथ जोर से बजाता हुआ भागा चला आ रहा हो। शरद ऋतु पतंग उड़ाने वाले बच्चों को अपने पास बुलाने के लिए इशारा कर रही है, यानी वह संकेत कर रही है कि यह सुहाना मौसम आ पहुंचा है, अब बच्चे पतंग उड़ा सकते हैं। उसने आसमान को भी इतना कोमल बना दिया है, अर्थात बच्चा अनुकूल वातावरण निर्मित कर दिया है ताकि बच्चों की पतंगे वहां अधिक से अधिक ऊंचाई तक जा सके। यह कविता यह कहना चाहती है कि शरद ऋतु ने ऐसा परिवेश बनाया है जिसमें बच्चों के मन की उड़ान को, उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को एक से ज्यादा सहज और मुक्त स्थान मिल सके। पतंग यहाँ पर इन्हीं सब बातों का प्रतीक है। कवि की आकांक्षा है कि बच्चों को उनके अनुकूल ऐसा वातावरण हासिल हो जिसमें उनकी उमंगे, आनंद और कोमलता बेहतर तरीके से पल्लवित हो सके। बच्चों का मन अत्यंत नर्म होता है, उसे किसी तरह की ठेस न लगे, बाधाएं कभी उनका रास्ता न रोके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कवि जब कहते हैं कि सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज और सबसे पतली कमानी उड़ सके, तो इससे उनका मंतव्य यही है कि बच्चों के लिए इतना सहयोगी और अनुकूल वातावरण हो कि कोमल और नाजुक चीजों को भी किसी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े। भाव यह है कि बच्चों के दिल, भावनाएं और उड़ानें भी इतनी ही नाजुक होती हैं। सारी दुनिया को उनके पक्ष में अपना योगदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। इन पंक्तियों में आलोक धनवा बच्चों की कोमलता की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि वे अपने जन्म के साथ ही कपास जैसी कोमलता लेकर आते हैं। उनका शरीर, त्वचा, भाव सभी कुछ अनंत कोमलता से ही युक्त होता है। वे एक अदृश्य सत्य को प्रकट करते हुए बताते हैं कि खुद धरती ही घूमती हुई उनके निरंतर और चंचल रहने वाले पैरों के पास आकर घूमती है। यहाँ पर कवि ने कल्पना को दार्शनिक परिकल्पना में बदल दिया है। एक दार्शनिकता इसमें यह भी है कि कथन के विपर्य को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि बच्चों के पैर धरती पर दौड़ने नहीं आते, इसके उलट स्वयं धरती ही उनके व्याकुल पैरों के पास आ पहुंचती है। अर्थात समूची धरती ही उनके पैरों की गति के सामने छोटी है, कम है, आंशिक है। अपनी धुरी पर घूम रही पृथ्वी की गति को इस तरह कवि ने एक नया ही अर्थ देकर सुसज्जित कर दिया है। और छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांची शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वह भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। आगे धनवा जी अपनी कविता को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जिस समय बच्चे अपनी सुध बुध खोकर दौड़ रहे होते हैं तब छतों की कठोरता भी उनके लिए नरम बन जाती है। वे उसकी परवाह नहीं करते। दिशाएं उनके लिए दिशाएं नहीं रहती बल्कि एक मृदंग बनकर रस बरसाने लगती हैं। बच्चे उस रस के भी जनक हैं और उसी में सरोबार भी रहते हैं।
आकंठ डूबे रहते हैं, वे हवा में उड़ते हुए से भाग रहे होते हैं। पर यह सब तभी संभव हो पाता है जब वे अपनी सुध बुध खो देते हैं। सुध बुध खोना रखने से भी बड़ा गुण है। आसान नहीं है सुध बुध खोना, यह तो परम आध्यात्मिक स्थिति है। यहाँ कबीर की उस पंक्ति को भी याद कीजिए, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या। परमात्मा के इश्क में लीन होने के बाद होश का काम ही क्या है। यहाँ बच्चे परम संत होते हैं, उनकी यह प्रवृत्ति दिखाई गई है। वे इस कला में निष्णांत हैं, उन्हें स्वाभाविक रूप से यह कला प्राप्त है। यह संपदा तो बच्चों के पास ही होती है, बड़े तो बड़े होने के लिए उसे गंवाकर कब के निर्धन, निर्बल और दरिद्र हो चुके हैं। इसलिए ध्यान देने की बात यह है कि जो स्वयं ही आत्म विस्मृत हो गया, जिसने अपने आप को भुला दिया हो, छत की कठोरता की स्मृति उसके पास कहां से होगी। जो होश खोने के गुण से वंचित होते हैं, वे ही कठोरताओं, बाधाओं और विपदाओं की याद को छाती में चिमटाए रखते हैं, उनसे भयभीत रहते हैं। भय उनका स्थायी भाव ही हो जाता है। बच्चों ने तो होश खो देने की प्रबलता को आत्मसात कर रखा है, उसकी पराकाष्ठा को अर्जित कर रखा है, इसलिए उन्होंने सब तरह के भयों पर भी विजय प्राप्त कर ली है। कवि ने यहाँ एक और उपमा का भी प्रयोग किया है। जैसे एक लचीली डाली मोड़कर छोड़ी जाए तो वह अपनी सबसे तेज गति से अपने पूर्व स्थान की ओर लौटती है। वही गति बच्चों के पास होती है, सिर्फ बच्चों के पास, अन्यत्र दुर्लभ है। इस गति का झोंका उन्हें छतों के किनारों तक पहुंचा देता है, खतरनाक किनारों तक। वे छत से गिरने को होते हैं, शरीर गिर जाने के लिए बाहर तक झूल भी जाता है, पर वे अपनी ही देह के रोमांचक संगीत से अपने आप को संभाल लेते हैं। वही देह संभालती है उन्हें जिसकी सुध बुध बच्चों ने खो दी है। एक आंतरिक संतुलन उन्हें बार बार बचाता है। आकाश में उड़ने वाली पतंगों की धड़कती हुई ऊंचाइयां ही मानो उन्हें अपने नितांत पतले धागे से थाम लेती हैं। वे स्वयं इतने हल्के होते हैं, भारहीन होते हैं कि पतंगों के साथ खुद भी आसमान की अनंतता में उड़ रहे होते हैं। उनकी देह के रोम छिद्र ही उन्हें भारहीन बनाते हैं, और भारहीन बनाता है उनका निष्कलुष होना, निष्पाप होना, असल होना। यह उड़ान उनकी आकांक्षाओं की उड़ान है, आशाओं की उड़ान है, संभावनाओं की उड़ान है। असल में एक बच्चा ही संसार की सबसे बड़ी संभावना है। उसके अंदर से महानता, श्रेष्ठता और महामानवता के पैदा हो सकने की संभावना होती है। बुद्ध, महावीर, विवेकानंद, गांधी और आइंस्टाइन किसी बच्चे की संभावना का ही प्रकट स्वरूप है। पर दुर्घटनाएं भी होती हैं। कई बार ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। कभी वह पल भी आता है कि बच्चों के जीवन में वे संतुलन साध नहीं पाते और छतों से गिर जाते हैं। गिरते तो हैं, पर उन्हें कुछ नहीं होता। मामूली चोटें लगती हैं जो कुछ दिनों के अंतराल से गायब हो जाती हैं, अक्सर अपना निशान तक नहीं छोड़ती। गिरना अब उनके लिए दुर्घटना नहीं है, सबक है, भय से मुक्त हो जाने का सबक। जब तक वह गिरा न था, गिरने से डरा हुआ था। गिर चुका तो निर्भय हो गया, साहसी हो गया। गिरने का काल्पनिक भय फुर्र हो गया। अब वह जोखिम उठाने का साहस करने वाला बन गया। अब वह सूरज की तपन का सामना करने को तैयार है, चुनौतियों का मुकाबला करने को तैयार है। अब तो उनकी आकांक्षाओं का दायरा इतना बड़ा हो जाता है कि धरती की सीमाएं छोटी पड़ जाती हैं। पृथ्वी विराट आकांक्षाओं से युक्त बच्चों के आतुर पैरों के पास आ और भी तेज गति से चली जाती है। अब उसे बच्चे की गति का मुकाबला करना है। मामला उलट गया है। पहले बच्चे के सामने धरती की गति की चुनौती थी, अब धरती के सामने बच्चे की आकांक्षाओं की गति की विराट चुनौतियां हैं। आलोक धनवा की इस कविता की कई परतें हैं, उन्हें खोलकर ही कविता को आत्मसात किया जा सकता। कविता के साथ के प्रश्न। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है, उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो कवि ने परिवर्तन दिखाया है वह इस प्रकार है। भादो का महीना वर्षा ऋतु का अंतिम महीना माना जाता है, जिसके समाप्त होते ही बरसात का प्राय समापन ही हो जाता है। इसके बाद ही शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद की सुबह लालिमा से युक्त हो गई है, धूप चमकदार हो गई है, आसमान कोमलता से भर गया है। दूसरा प्रश्न, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया होगा। पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग इसलिए किया गया होगा क्योंकि वे बच्चों की भावनाओं और उमंगों का ही प्रतिरूप है।
उनकी भावनाएं, उमंगें और आकांक्षाएं हल्की, पारदर्शी और सहजता से परिपूर्ण होती हैं। बिंब स्पष्ट कीजिए। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। इन पंक्तियों में कवि ने जो बिंब प्रस्तुत किया है, उनमें इन दृश्यों को साकार किया गया है, जैसे तेज बौछारें, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, आकाश को कितना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। ये सभी दृश्य विधान इन बिंबों के सहारे प्रस्तुत किए गए हैं। चौथा प्रश्न, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। बच्चों का शरीर कपास की तरह ही नर्म और हल्का फुल्का होता है। वे बेहद नाजुक होते हैं। उनकी भावनाएं, हृदय और कामनाएं भी उसी अनुपात में नाजुक होती हैं। कपास के प्रतीक से बच्चों का यही संबंध दर्शाया गया है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है? पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, इससे बच्चों का उड़ान से यह संबंध बनता है कि उनके मन की उमंगें, आकांक्षाएं और आशाएं भी आसमान तक ऊंची होकर उड़ रही हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, इसका क्या भाव है? दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से भाव यह है कि दिशाएं उनके लिए दिशाएं नहीं रही हैं, बल्कि वे संगीत का वाद्य यंत्र बन गई हैं, मृदंग बन गई हैं, उनका खिलौना बन गई हैं। प्रश्न ख, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो, और वे निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। इस पंक्ति का भाव है कि खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं। जब हम अपने जीवन के खतरनाक परिस्थितियों, अवसरों का सामना कर लेते हैं तो हमारा एक तरह से प्रशिक्षण हो जाता है। तब हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को सक्षम महसूस करते हैं।